कसौली एक ऐसी जगह जहां पर अक्सर लोग घूमने फिरने जाते हैं। यार इन पहाड़ों के लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है। कहते हैं इन पहाड़ों का कोई भी भूत या प्रेत अगर आपके पीछे लग जाए या फिर कोई आप पर वहां पर काला जादू कर दे तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में बीच में पड़ता है ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन जिसका नाम है कसौली, और वहीं की है आज की ये खौफनाक कहानी। इस कहानी में बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, तो इस कहानी को गौर से सुनना ताकि आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते हुए चल सको और कहानी को एकदम अच्छे से समझ सको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं लेकर के आया हूँ दिल्ली एनसीआर के 4 लड़कों की कहानी जो दोस्त हैं और एक तरह से कलीग्स भी हैं क्योंकि वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो यार ये कहानी है उन लोगों की जब उनका प्लान बनता है घूमने फिरने का और वो डिसाइड करते हैं कि वो कसौली जाएंगे। जब वो लोग कसौली पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश और पीक सीज़न होने की वजह से उन्हें कोई भी होटल नहीं मिलता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। उसकी वजह से उन्हें एक ऐसे होटल में रूम लेना पड़ता है जहां पर रूम लेना उनके जीवन का सबसे खराब डिसीजन साबित होता है। उस होटल में उनकी जान दांव पर लग जाती है और फिर उनके साथ क्या होता है हम जानेंगे आगे की कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है वो पूरी कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस है तो आप नीचे दिए गए इंस्टा आईडी और जीमेल एड्रेस पे उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उसे अपने स्टाइल में नरेट करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है जून 2021 में। इस कहानी में 4 किरदार हैं, अंकित, राम, संतोष और अमन। अंकित वो हैं जिन्होंने हमें ये कहानी सुनाई है, वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और इंस्टा पे उन्होंने हमारे साथ इस कहानी को शेयर किया है। अंकित और उसके 3 दोस्त 25 जून 2021 फ्राइडे को गाड़ी लेकर के निकलते हैं दिल्ली से। इन लोगों का प्लान था कि सबसे पहले कसौली जाएंगे, फिर वहां से शिमला और वापस आते हुए चंडीगढ़ घूम करके दिल्ली वापस आ जाएंगे। रात के 10 बजे ये लोग अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं कसौली की ओर। अगले दिन यानी 26 जून सैटरडे को सुबह सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास ये लोग पहुंचते हैं कसौली। अंकित हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है और जाते ही वो हनुमान जी के दर्शन करना चाहता था। आपको बता दूं कसौली में वो मंदिर है जहां के लिए कहते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के वापस लौट रहे थे तो वहां रुक करके उन्होंने विश्राम किया था और वहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा धाम है। अंकित वहां के दर्शन करना चाहता था और उसने सबको ये बात कही। सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो सबने कहा कि पहले रूम ले लेते हैं और उसके बाद कहीं दर्शन करने चलेंगे। इनिशियली अमन और राम का कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि वो मंदिर जाने भी वाले हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ ड्रिंक और एंजॉय करने के लिए आए थे। अब ये लोग रहने के लिए रूम ढूंढने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक सीजन था तो इन लोगों को कोई भी अच्छा रूम नहीं मिल रहा था। जो रूम मिल रहे थे उनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे और जो कम रेट्स वाले रूम मिल रहे थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि मेन कसौली में रूम नहीं मिल रहा है तो कसौली के आउटस्कर्ट्स में चलते हैं और वहाँ पर किसी होटल में रह लेंगे। ये लोग मार्केट से होते हुए पहाड़ी के लिए ऊपर के रास्ते से होकर निकलते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद फाइनली इस होटल में इन लोगों को जाकर के रूम मिलता है। ये वही होटल था जिसके फर्स्ट फ्लोर ने जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और अब बारी थी इन 4 लोगों की उस रूम में बसी नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करने की। इस होटल का नाम हम इस वीडियो में पूरी तरह से गुप्त रखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें भूत से डर नहीं लगता या फिर हम भूत देख करके आना चाहते हैं वो लोग अपनी जान के साथ कोई भी रिस्क ना लें। थोड़ा इस होटल का नक्शा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि स्टोरी समझने में आप लोगों को आसानी रहे। इस होटल में 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर जो कि नीचे था ऑब्वियसली और फर्स्ट फ्लोर जो थोड़ा सा बाहर की ओर से निकल के एक सीढ़ियाँ जाती थी पहाड़ी पे और ऊपर की साइड बना हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी पत्थर या चट्टान को काट करके उस पर यह होटल का फर्स्ट फ्लोर बनाया गया है। और एक बात और थी कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसके अंदर से फर्स्ट फ्लोर को कोई भी रास्ता नहीं जाता था। ये दोनों अलग अलग बिल्डिंग्स थी जिसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कहा जाता था। अब ये लोग होटल में एंटर करते हैं, रिसेप्शन पे जाकर पैसों की बात करते हैं और रूम फाइनल कर लेते हैं।
ये लोग जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली था। उस पे कोई भी रूम बुक नहीं था। एक तरह से ये चीज़ इन लोगों को एक्साइट करती है ताकि ये खुल के गाने वगैरह बजा पाएंगे और रात को शोर कर सकेंगे। जब ये लोग रूम में एंटर करते हैं तो रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉशरूम बहुत समय से यूज़ नहीं हुआ है। टाइलें मैली पड़ी थी और उस रूम में चादर भी बहुत ज़्यादा मैली पड़ी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि पीक सीजन में जहां लोगों को कमरे नहीं मिल रहे हैं होटल्स में, इस होटल का पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा था। जब ये लोग रूम में गए तो इन्होंने होटल के रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया और बोला कि रूम बहुत ज़्यादा गंदा है। तो उसने एक लड़के को भेजा और रूम को साफ करवाया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है जो देखकर इन्हें भी थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होती है। क्लीनिंग वाला बंदा जल्दी जल्दी से रूम में आता है और बड़ी ही जल्दी जल्दी रूम साफ करके वहां से निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंदा इस रूम में रुकना ही नहीं चाहता हो। लेकिन क्योंकि उस रूम के आसपास कोई भी रूम बुक नहीं था और उस रूम की विंडो से बहुत प्यारा व्यू आता था कसौली के माउंटेन्स का, तो ये लोग रेजिस्ट नहीं कर पाए और उस होटल को इन्होंने बुक कर लिया और उस रूम में रहने लगे। इस रूम की थोड़ी सी आपको कंडीशन बता देता हूँ। इस रूम में 2 बेड थे। एक मास्टर बेड जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एक क्वीन साइज बेड था जिसपे इजीली 2 लोग सो सकते थे। विंडो के जस्ट नीचे एक सोफ़ा था और बाहर विंडो से पूरे के पूरे कसौली के माउंटेन्स का व्यू आता था। उस सोफे पे बैठकर कोई भी बाहर आराम से देख सकता था और मज़े ले सकता था वहाँ के मौसम के। अब इन लोगों को रूम में एंटर करते करते करीब 9:30 बज गए थे। ये लोग रूम में आते हैं और आराम से अपने स्नैक्स वैक्स वगैरह निकाल के रखते हैं और थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। अंकित जो है उस सोफे पे बैठ जाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। ये करते हुए संतोष और अमन उसे देख रहे थे और वो भी खिड़की से बाहर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां पर ढेर सारे बंदर आ जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इस होटल के फर्स्ट फ्लोर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो पूरी रूफ को कवर करता है। तो उस पेड़ पे ढेर सारे बंदर आके शोर मचाने लगते हैं। अचानक से एक बंदर अंकित के सामने आकर के बैठ जाता है और ताज्जुब की बात यह थी कि उस बंदर का सिर्फ एक हाथ था। अंकित को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त था तो वैसे भी उसे बंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो वो उन बंदरों के साथ खेलने लगा। उस बंदर को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अंकित से कुछ बात करना चाहता हो। अंकित काफ़ी देर उससे इशारों में खेलता रहा और उसे थोड़ी देर के बाद कहता है कि अंदर आ जा। और वहाँ पर फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वो बंदर अंकित की बात पे ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे हर एक चीज़ समझ में आई हो। वो खिड़की खोल करके अंदर आने लगता है। इतने में अंकित वो खिड़की बंद कर देता है। वो बंदर फिर से ऐसा रिएक्शन देता है जैसे वो अंकित से कुछ बात करना चाह रहा हो। ये लोग अभी तक नहीं जानते थे कि इन्होंने कौन सा रूम बुक कर लिया है और इस कमरे में इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। एक और बहुत ज़्यादा अजीब बात थी, जब कमरे के बाहर ढेर सारे बंदर आ गए थे तो खिड़की खुली थी और खिड़की के जस्ट पास ढेर सारे स्नैक्स पड़े थे। अब बंदरों की अगर बात करें तो जनरली बंदर रूम में आते हैं और ऐसी चीज़ों को झपटा मार के उठाकर ले जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि कोई भी बंदर कमरे के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उस बंदर ने खिड़की खोल के अंदर आने की कोशिश की तो संतोष और अमन को भी ये बात वियर्ड लगी। उन्होंने भी अंकित को ये बात कही कि यार इस बंदर ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे इसे तुम्हारी सारी की सारी बात समझ में आई हो। खैर ये बात आई गई हो गई और इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। करीब 11 बजे ये लोग होटल से निकलते हैं कसौली घूमने के लिए। ये लोग बाहर निकल कर घूमते फिरते हैं और वापस आते आते इन लोगों को 10 बज जाते हैं। 10 बजे ये लोग होटल के आकर के जो सीन देखते हैं वो कुछ ऐसे थे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद जब ये लोग होटल के लिए बढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरा अंधेरा था। आसपास कोई भी नहीं था, रोशनी की एक बूंद भी नहीं थी। वो पूरा का पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। ना वहाँ पर कोई इंसान था, ना कहीं रोशनी थी, ना कहीं से कोई आवाज़ आ रही थी। एकदम सुनसान इलाका था वो। ये लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके होटल की ओर निकलते हैं और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। अब इन लोगों को 3 सिग्नल मिल चुके थे। पहला, पीक सीजन में पूरे के पूरे होटल का फर्स्ट फ्लोर खाली होना। दूसरा, होटल के कमरे की ऐसी कंडीशन कि टाइल्स पुरानी थी, वॉशरूम बहुत समय से यूज़ नहीं हुआ था, कमरे में सीलन थी। तीसरा, वो लड़का जल्दी जल्दी में आता है, सफाई करता है और जल्दी से भाग जाता है। लेकिन इन लोगों ने इन सारे सिग्नल्स को इग्नोर किया या इन लोगों के समझ में नहीं आई और आगे चल करके इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये लोग आज तक ट्रॉमेटाइज्ड हैं। होटल और माउंटेन्स के नाम से इन लोगों को आज भी डर लगता है। 10 बजे ये लोग वापस रूम में आ जाते हैं और गाने वाने चला लेते हैं। क्योंकि आसपास के फ्लोर पे कोई नहीं था तो ये बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चला करके वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। अंकित ने बताया कि करीब 3 बजे तक इन लोगों ने ड्रिंक किया।
अंकित और संतोष भी इनके साथ बैठकर जूस वगैरह पी रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। 3 बजते बजते अंकित और संतोष को भी नींद आने लगी थी, तो करीब 2:30 के अराउंड अंकित जाकर के अपने क्वीन साइज बेड पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद 3 बजे संतोष भी वहां से उठता है और आकर के अंकित के पास लेट जाता है और अमन और राम अपने दूसरे बेड पर लेट जाते हैं। अब इनको लेटे को थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से संतोष बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे अंकित की नींद खुल जाती है। अंकित उठ करके संतोष से पूछता है कि क्या हुआ, तो संतोष मजाक में कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं वो रील देख रहा था और वो रील देखते देखते मैं चिल्लाया। अंकित को यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसे मजाक भी समझ लेता है, क्योंकि संतोष का जो फोन है वो साइड में टेबल पे पड़ा था, तो फिर वो रील्स कैसे देख सकता था। इस चीज को भी अंकित इग्नोर करता है और वो लोग वहां पर सो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद करीब 3:30 के आसपास राम और अमन के बेड से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। जब ये लोग उठकर देखते हैं तो वो लोग एक दूसरे का गला पकड़कर जोर से नोच रहे थे, और वो इतनी जोर से नोच रहे थे कि दोनों के गले से खून आने लगा था। उन दोनों के अंदर से किसी जानवर के घुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे उनके अंदर कोई जानवर वास कर गया हो। जल्दी से संतोष उठता है और रूम्स की लाइट जलाता है। संतोष और अंकित उन दोनों को पकड़ के अलग करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब उनसे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। वो लोग कहते हैं कि शायद सपने में हम लोग ऐसा कर रहे होंगे और एक दूसरे का गला पकड़ लिया होगा। उन दोनों के गले से खून बह रहा था। उन लोगों ने इस तरह से एक दूसरे का गला नोच लिया था। ये बात कैसे मानी जा सकती थी कि दोनों को सेम सपना आया हो, और अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए तो वो गुर्राने की आवाजें कैसी थी जो उन लोगों के अंदर से आ रही थी। अंकित अब चीजें समझ चुका था और अंकित डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने लगा था। अब वो समझ गया था कि संतोष के साथ भी जो चीज हुई थी, वो चिल्लाया था, उसने रील में कुछ नहीं देखा था, उसने हकीकत में कोई चीज देखी थी। अंकित उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को ठीक फील हो रहा है, आप लोगों को कुछ दिखाई तो नहीं दिया। वो लोग कहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं और हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। संतोष सारे रूम्स की जितनी भी लाइट्स थी वो सब जला देता है, और इतने में ही अमन, जो कि इन जनरल थोड़े से कमजोर दिल का है, वो कहता है कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें, उसके कान, उसके हाथ बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं और उससे उठाए नहीं जा रहे हैं। इतने में ही उसकी आंखें लाल पड़ने लगती हैं। अंकित उससे कहता है कि थोड़ा सा सब्र रखे, 4 बजने वाले हैं और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है, उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये बात उन चारों के अलावा कोई और भी सुन रहा था जो उस कमरे में था। इतना कहते ही अमन की आंखें अजीब तरीके से लाल होने लगी थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ने लगा था और उसका शरीर अकड़ने लगा था। यह चीज देखकर तीनों ने अमन के हाथ पैर पकड़ लिए और अमन से कहने लगे कि हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करे। अमन इशारों इशारों में सिर्फ इतना समझा पाया कि उसके मुंह से हनुमान चालीसा निकल ही नहीं रही है। अमन का शरीर अकड़ने लगा था, उसका सर फट रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी। इतने में ही अंकित अपने फोन में हनुमान चालीसा चलाकर वहां पर रख देता है और अमन की बॉडी पूरी तरह से छटपटाने लगती है और वो छूटने की कोशिश कर रहा था। अमन पजेस था, फिर भी उन लोगों से नहीं छूट पा रहा था। इस चीज का एक रीजन है जो मैं आपको आगे आने वाली कहानी में बताऊंगा। अंकित को अपने भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा था, तो अंकित अपना हाथ अमन के सर पर रखता है और मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये करते करते अंकित का जो चेहरा है वो लाल पड़ने लगता है। अंकित की नसें उसे ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएंगी। अंकित ने बताया उसे उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसकी नसें उसे ऐसा फील हो रहा था कि अभी फट जाएंगी, लेकिन फिर भी अंकित रुका नहीं और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। शायद वो नेगेटिव एनर्जी अंकित से लड़ रही थी और वो चाहती थी कि यह हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दे। करीब 5 से 10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अमन भी नॉर्मल हो गया और अंकित भी समझ गया था कि अब वो नेगेटिव एनर्जी उससे नहीं लड़ रही है। अब करीब रात के 3:45 हो रहे थे। इन लोगों ने सोचा कि होटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर देखा तो बाहर खूब सन्नाटा और अंधेरा था। ये लोग बाहर निकलते तो शायद गिर जाते, और ये लोग इतने डर गए थे कि इन लोगों की रात के 3:45 बजे होटल से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंकित ने कहा 15 मिनट वेट करते हैं और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग होटल से निकल जाएंगे। जैसे ही 4 बजते हैं ये लोग अपना बैग उठाते हैं और भागते हैं नीचे रिसेप्शन की साइड। रिसेप्शन पर पहुंचकर ये उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि वो ये रूम खाली करना चाहते हैं। ये बात सुनकर रिसेप्शन वाले का कोई भी रिएक्शन नहीं आता। ऐसा रिएक्ट वो कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तो ये लोग समझ गए थे कि होटल वाले ऑलरेडी जानते हैं कि उस रूम में कोई ना कोई दिक्कत है। उसके बावजूद उन लोगों ने उस रूम को रेंट पर लगा रखा है। रिसेप्शन वाले ने बिना कुछ कहे उन लोगों को पैसे वापस दे दिए थे, क्योंकि अगर वो आनाकानी करता तो शायद ये लोग शोर मचाते और लोगों को वहां के बारे में पता लग जाता, या फिर अगर ये लोग पुलिस के पास चले जाते तो शायद वो होटल सीज हो जाता। अपने पैसे लेकर के ये लोग होटल से बाहर आ जाते हैं जहां पर इनकी पार्किंग थी। इनकी पार्किंग से जस्ट करीब में एक बहुत बड़ी खाई थी और खाई से थोड़ा सा सट करके बहुत खुले एरिया में पार्किंग बनी हुई थी। ये लोग वहां खड़े होकर के सिगरेट पीने लगे और इतने में अंकित की नजर गई होटल की ओर। होटल की छत पर होटल का ओनर खड़ा था और वो उन्हें एक टक देखे जा रहा था, और अंकित ने बताया कि वो उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो लोग वहां से निकले नहीं। इन लोगों को लग रहा था कि होटल से बाहर आ गए तो शायद बला टल गई है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इन लोगों की परेशानियां तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई थी। ये लोग होटल से निकलते हैं और काफी देर तक अपनी गाड़ी में घूमते रहते हैं, और करीब 11-12 बजे के आसपास ये लोग कहीं पर रुक करके लंच करते हैं। अब दिन की रोशनी में इन लोगों का डर कम हो चुका था, तो ये लोग प्लान करते हैं कि सोलन से एक टॉय ट्रेन चलती है, उसमें घूम करके आएंगे। उसकी टिकट्स ये वहां बैठकर ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। उस रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर ये लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं कहीं रोड पे और चले जाते हैं उस टॉय ट्रेन की तरफ। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो इन्हें बहुत ज़्यादा डरा देती है, और एक तरह से एक और हिंट था कि वो चीज़ अब इनके साथ आ गई है। अंकित हमेशा एक डीएसएलआर अपने पास रखता है जब भी वो किसी ट्रिप में जाता है। तो उस ट्रेन का इंतज़ार करते करते ये लोग वहाँ पर बैठे थे, तो अमन अंकित से कहता है कि उसके डीएसएलआर से उसकी कुछ तस्वीरें खींच दे। अंकित जब अपना डीएसएलआर निकालता है तो उसमें बैटरी नहीं थी, तो उसे याद आता है कि बैटरी तो उसने खुद ने कार से निकाल करके उस बैग में रखी थी, तो फिर बैटरी कहाँ जा सकती है। फिर भी संतोष और अमन जाते हैं गाड़ी के पास वहां पर बैटरी देखने के लिए, तो वहां पर उन्हें एक ऐसी चीज दिखती है जिससे वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लोगों ने बहुत अच्छे से चेक किया था कि ये लोग गाड़ी लॉक करके निकले थे, लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो गाड़ी के 2 गेट खुले हुए मिलते हैं। ये अगर किसी चोर का काम होता तो वहां से सामान चोरी होता, लेकिन सिर्फ गाड़ी के गेट खुले थे और वहां पर कोई भी चीज गायब नहीं हुई थी। ये चीज इनके लिए शॉकिंग तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने गाड़ी को वापस लॉक किया और वो टॉय ट्रेन की तरफ निकल गए और घूमने चले गए। ये लोग वहां से घूम करके वापस आ जाते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधा निकलते हैं चंडीगढ़ की ओर और नाइट स्टे करते हैं चंडीगढ़ में। अब क्योंकि फिर से रात हो रही थी और ये डरे हुए थे, तो अमन अंकित के पास ही सोता है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर ये लोग निकलते हैं और अपने अपने घर 11-12 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली में एक्चुअल में वो इंसिडेंट इनका वेट कर रहा था जिसकी वजह से ये आज तक डरे हुए हैं। सब अपने घर आराम से पहुंच जाते हैं। अमन अंकित को दिल्ली छोड़ता है और खुद अपने घर नोएडा निकल जाता है। अमन अपने घर पे जाकर आराम से लेटता है और वो थोड़ा सा डरा हुआ था। उस रात को अमन को अपने घर में एक औरत की परछाई दिखती है, लेकिन वो सिर्फ परछाई थी और अमन बहुत ज्यादा श्योर नहीं था कि उसने क्या देखा है, क्योंकि कसौली में ये सब हुआ था तो उसे लगा कि वो डरा हुआ है, इसलिए उसने हनुमान चालीसा चलाई और वह सो गया। अगले दिन अमन की वाइफ को एग्जैक्ट उसी टाइम अपने घर में एक औरत घूमती हुई दिखती है। अमन की वाइफ बहुत जोर से चिल्लाती है और अमन को कस के पकड़ लेती है। अमन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो अमन को बताती है कि उसने एक वाइट कपड़ों में औरत देखी है अपने घर में, और जो हुलिया उसने डिस्क्राइब किया वो एग्जैक्टली वैसा था जैसी औरत कल अमन को अपने घर में दिखी थी। अमन और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और भागते हैं दिल्ली की ओर। सुबह सुबह 5 बजे अंकित के फोन पर एक फोन बजता है जो अमन का था। अंकित नीचे जाता है और अमन उसे सारी कहानी बताता है और रोने लगता है। अमन हाथ जोड़कर उसे कहता है कि उसे बचा ले और किसी न किसी तरीके से उसे उस चीज से पीछा छुड़ा दे। अंकित उसी समय उन लोगों को लेकर के अपने एक बाबा के पास जाता है और यहां पर बाबा एक्चुअल में बताते हैं कि उस होटल में हुआ क्या था। वो जैसे ही बाबा को बताते हैं कि इसे कोई चीज दिख रही है, तो बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ते ही बताते हैं कि आप किसी ऐसे बेड पर सोए थे जहां पर आपको नहीं सोना चाहिए था, और फिर बाबा उस बेड की पूरी कहानी बताते हैं। बाबा कहते हैं कि आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोग अभी तक जिंदा हो। याद है मैंने आपको कहा था कि एक रीजन है जिसकी वजह से अमन की छटपटाती हुई बॉडी उनसे लड़ नहीं पा रही थी और वो छूट नहीं पा रही थी। वो रीजन बताते हैं पंडित जी। पंडित जी कहते हैं कि आपके साथ जो लोग थे, यानी अंकित और संतोष, उन लोगों के देवताओं ने, उन लोगों के पितरों ने आप लोगों की जान बचाई है, क्योंकि वो लोग वहां पर उस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अदरवाइज उस बेड पर आज तक 13 से 14 लोग अपनी जान दे चुके हैं।
वो आत्माएं जो उस रूम में भटक रही थी वो 13 से 14 लोगों को पजेस कर चुकी हैं और उनकी जान ले चुकी हैं। पंडित जी ने बताया कि एक्चुअल में सबसे पहले उस बेड पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गला घोट करके मार दिया था और उसके बाद खुद भी वहीं सुसाइड कर ली थी। उस इंसिडेंट के बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। बाबा वहां पर एक पूजा करते हैं और झाड़ फूक की विधि को कंप्लीट करते हैं और उन लोगों के हाथ पर एक धागा बांध देते हैं ताकि उनके साथ आज के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन शायद वो बाबा भी नहीं जानते थे कि वो प्रेत आत्माएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अमन की लाइफ में कुछ समय के लिए सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन धीरे धीरे अमन की लाइफ में वो चीज़ें फिर से एंटर करने लगी। अमन जब गाड़ी चला रहा होता था तो उसको उसके साइड के शीशे में एक हमेशा औरत दिखा करती थी। शुरुआती दिनों में उसकी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे उस शीशे में एग्जैक्टली उसे वो औरत फिर से दिखने लगी थी। अमन की वाइफ के साथ भी ऐसा होने लगा था। उसकी वाइफ के हाथ से बहुत ज़्यादा हल्के बर्तन भी गिर जाया करते थे और वो अजीब सी रहने लगी थी। अमन को जिस दिन पहली बार शक होता है कि उसे शीशे में साफ साफ कोई चीज़ दिखी है, वो फिर से भागता है अंकित की तरफ और अंकित को जाकर कहता है कि वो चीज़ें वापस शुरू हो गई हैं। इस बार अंकित कोई रिस्क नहीं लेता और अमन को लेकर के पहुंचता है मेहंदीपुर बालाजी। अगर आप लोग नहीं जानते तो मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में बालाजी का एक धाम है जहां पर लोगों को भूत प्रेत और इन सब चीज़ों से निजात दिलाया जाता है। यहाँ पर जाने के बाद अमन और उसकी वाइफ की फिर से एक पूजा होती है और उसके बाद इन लोगों को कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जिस दिन रात को कसौली में इन लोगों के साथ ये चीज़ घटती है, अगले दिन सुबह सुबह राम की बड़ी बहन और अमन की मम्मी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि रात को उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा सपना देखा। तो दोस्तों, आप भी ऐसे बहुत सारे पहाड़ों पे घूमने जाते होंगे और ऐसे होटल्स बुक करते होंगे, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये तो बहुत साफ साफ सा हिंट था कि पीक सीजन में एक होटल का पूरा फर्स्ट फ्लोर ही खाली है। तो वो खाली होगा तो शायद उसका कोई बहुत भयानक रीज़न भी हो सकता है। तो आप लोग कभी भी ऐसे किसी होटल में रुकें तो आसपास पहले पता कर लें, लोगों से पूछ लें कि उस होटल में क्या चीज़ें चल रही हैं और उस लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने पहाड़ों पर घूमने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं और आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और वहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और नीचे दिए गए इंस्टा आईडी और जीमेल हैंडल पर आप अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं अगर कोई सच्ची कहानी, रियल लाइफ इंसिडेंट आप लोगों के पास है तो। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। हर हर महादेव, सायोनारा।